good evening everybody. Warm welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. क्या हाल कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स कुछ बच्चों के ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ बच्चों के चल रहे हो, कुछ बच्चों के आर अबाउट टू स्टार्ट, राइट? तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री इज वन ऑफ द चैप्टर जो काफी सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्लास 9 की अगर हम बात करें और बच्चे आर लाइक स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैम इस चैप्टर में क्या पढ़ना, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में, मतलब पूरा बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। शॉर्ट वीडियो में आप वन शॉट ये पूरा लेक्चर देखकर अपना पूरा चैप्टर वन शॉट पे कंप्लीट कर लेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी ऐसे। द मेजर थिंग इज कि इस चैप्टर में आपकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। आपको वो एक बार समझनी है कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं। एक बार आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, यू गाइज आर गुड टू गो। आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। द वन थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट you guys are sitting with a pen and notebook so that whatsoever is written over here on the slides, I just want कि मेरे साथ साथ आप उस सभी को नोट डाउन करो so that आपको वो चीज और ज्यादा तरीके से क्लियर हो जाए and for a longer time. All right? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जो प्रियल मैम को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो मेरी क्लास में पहली बार आए हो, जो इस चैनल पे पहली बार आए हो। तो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट रैंक प्लस। सो सबसे पहले तो हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रैंक प्लस 9th और 10th पे मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं दैट मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस, या फिर मैथ्स बहुत ही खराब सब्जेक्ट है, या मैथ्स is very boring, I'll try to just change this perception from your mind because मैथ्स इतना भी खराब नहीं है जितना खराब आपने मैथ्स को बना रखा है। समझ में आ रही है बात? सो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि मैथ्स का जब तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तब तक मैथ्स तो बहुत ही अच्छी है, एकदम मजेदार है। और अगर मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया तो मतलब मैथ्स बर्बाद, बहुत ही खराब है मैथ्स। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अस कि हम मैथ्स को किस नजरिए से देखते हैं। अगर क्वेश्चंस क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर बोरिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज सेशन? लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। सबसे पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड कौन थे, कहां से आए थे, यूक्लिड की क्या क्या थ्योरीज थी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देन वी हैव यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी थी। यूक्लिड बच्चों एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यूक्लिड्स ने बहुत सारी थ्योरी सामने लाई जो अभी तक हम बहुत फ्लुएंटली यूज करते हैं और हमारी मैथ्स की कैलकुलेशंस, अगर मैं बोलूँ हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट यूक्लिड्स डेफिनेशन, क्या क्या डेफिनेशन यूक्लिड्स ने दी थी, यूक्लिड्स के क्या एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स है और क्या कंक्लूजन आया यूक्लिड की पूरी थ्योरी से। आज हम बात करने वाले हैं एक्सियम में क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होती हैं। यस, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। यू हर्ड मी करेक्टली, ये तीनों चीजें अलग अलग है। एक्सियोम बिल्कुल अलग होता है, पोस्टुलेट बिल्कुल अलग होता है और थ्योरम्स भी बिल्कुल अलग होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और यूक्लिड के क्या पोस्टुलेट्स थे, यूक्लिड्स के क्या एक्सियम्स थे और यूक्लिड्स के क्या थ्योरम्स थे। ऑलराइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर अभी तक आपके पास बिना कॉपी पेन के आप बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो, भाग कर जाओ, एक कॉपी और पेन लेकर आओ सो दैट व्हाटसोएवर आई एम स्पीकिंग, व्हाटसोएवर आई एम शोइंग यू अप हियर विद द स्क्रीन, आप उसको लिखो, पेन डाउन करो। चलिए तो फिर इसी के साथ लेट्स कंटिन्यू। यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स थे, उन पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड्स ने क्या थ्योरम्स दी थी उसके बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। उस फिफ्थ पोस्टुलेट के साथ क्या क्या चीजें हम कवर अप कर सकते हैं वो देखेंगे और कंक्लूजन एट लास्ट विल गोना टॉक अबाउट। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड हमें पता है एक मैथमेटिशियन थे, बट ये ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक बात बताओ, ज्योमेट्री और जियोग्राफी, जियो इज कमिंग एब्सोल्युटली सेम, राइट? तो यहाँ पर ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स। दैट इज बच्चों, ज्योमेट्री 2 अलग अलग शब्दों से बनी है, दैट इज जियो एंड मेट्रॉन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ। और अगर मैं मेट्रॉन की बात करूं तो मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में जीईओ आता है, तो जहां पर भी जीईओ दिखेगा द मीनिंग ऑफ जियो इज अर्थ। और मेट्रॉन का मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। तो ज्योमेट्री इज व्हाट? ज्योमेट्री इज अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प अस टू मेजर। measure what? there are a lot of things which are required to be measured, जैसे कि आपका कोई एक लेंथ हो गया, लाइन हो गया, डिफरेंट शेप्स हो गई, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया, there are a lot of things। बहुत सारी शेप्स है, बहुत सारी फिगर्स है। अगर हम बात कर रहे हैं उनके मेजरमेंट की तो वहां पर ज्योमेट्री का एक वास्ट रोल देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई ज्योमेट्री की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूक्लिड्स बाबा की, कि यूक्लिड बाबा ने हमें क्या क्या चीजें दी थी और उनके क्या सोच विचार थे ज्योमेट्री को लेकर। तो सबसे पहले पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको बस बहुत ध्यान से सुनना है मुझे। यू विल गेट दिस पीडीएफ, एंटायर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ओके, ज्योमेट्री ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट एज एन आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये जो यूक्लिड थे ना, ये इजिप्टिशियन मैथमेटिशियन थे, इजिप्ट के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये जो ज्योमेट्री आया, ये ज्योमेट्री कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? इजिप्ट में ओरिजिनेट हुई थी। और इसको हम अर्थ की मेजरमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज में लेते थे। यूक्लिड का ये आपका बर्थ टाइम दे रखा है, डेथ टाइम दे रखा है, द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को कहा जाता है द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द फादर ऑफ ज्योमेट्री is whom, like who is the father of geometry? Options will be Pythagoras, ये आपके आर्यभट्ट और ये यूक्लिड। आपको बताना होगा रामानुजन, तो the correct answer is Euclid. You have to keep this thing in your mind that Euclid is known as the father of geometry. Next point पर आ जाते हैं, the first Egyptian mathematician who initiated a new way of thinking the study of geometry. यूक्लिड एक ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे बच्चों जिन्होंने ज्योमेट्री को पढ़ने का, देखने का एक अलग वे इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट इज introduce the method of proving a geometrical result by deductive reasoning based upon the previously proved results and some self-evident specific assumption called axiom। अब क्या बात हुई कि ये जो यूक्लिड थे, इन्होंने जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मेथड थे ज्योमेट्री के, जो यूक्लिड से पहले जो लिखे गए थे, जो ऑलरेडी प्रूव्ड मेथड्स थे, उनको रिफाइन किया। कुछ वो वाली थ्योरी यूज की जो ऑलरेडी प्रूव थी, और कुछ अपना डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड अपॉन द प्रीवियसली प्रूव्ड, और कुछ अपना सेल्फ एविडेंट किया, सेल्फ रिसर्च किया। सेल्फ आर&डी करने के बाद कुछ अपने पॉइंट्स निकाले जिनको हम कहते हैं, कुछ अपने अजम्पशन निकाले, स्पेसिफिक अजम्पशन निकाले जिनको हम जानते हैं एक्सियम्स के नाम से। क्या बात हुई? यूक्लिड जो थे, यूक्लिड एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन थे। ऑलरेडी ज्योमेट्री के ऊपर कुछ थ्योरीज थी। यूक्लिड ने क्या किया, उन थ्योरीज को और ज्यादा रिफाइन किया बाय यूजिंग ऑलरेडी द प्रीवियस पार्ट, जो ऑलरेडी प्रूफ था, प्रीवियस थ्योरम्स जो थी उनको यूज करा और अपना सेल्फ एविडेंट लगाया, अपनी खुद आर&डी करी, सेल्फ आर&डी करी और उसको और ज्यादा रिफाइन किया। अब आगे बढ़ जाते हैं। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है? यूक्लिड हैज लिस्टेड 23 डेफिनेशन इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्यू आर। एक बुक का नाम है बच्चों एलिमेंट। कभी मौका मिले ना, वो बुक खरीदना जरूर या पढ़ना जरूर, कहीं लाइब्रेरी में दिख जाए तो, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करना। ये एक एलिमेंट नाम की बुक थी जो यूक्लिड ने लिखी थी। उसमें यूक्लिड की सारी पोस्टुलेट्स, एक्सियम, जो थ्योरीज उन्होंने दी थी, सब कुछ मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो कुछ 23 डेफिनेशन बुक 1 में लिस्टेड है, फ्रॉम विच सम ऑफ द डेफिनेशंस आर हियर लिस्टेड बिलो। नाउ व्हाट आर दीज डेफिनेशन? बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोगों को पता है, आप लोग यूज करते हो इन डेफिनेशंस को, बट आपने कभी इतना डीप में, इतना डिटेल में सोचा ही नहीं। क्या डेफिनेशन है जरा ध्यान से देखेंगे। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देती हूँ, तो ये जो मैंने पॉइंट बनाया, एक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, मत पॉइंट एक ऐसा क्या बोलूं मैं, मैथ्स का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसके पास कोई भी उसका पार्ट नहीं होता। पॉइंट इज लेंथलेस, पॉइंट इज ब्रेथलेस। मैं पॉइंट के पास ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, ना हाइट होती। इट इज बेसिकली इट इज डायमेंशनलेस। हम पॉइंट को पार्ट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, आई कैन डिवाइड दिस पॉइंट इनटू वेरियस पार्ट्स, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो पहली डेफिनेशन दी, दैट पॉइंट इज दैट which has no part. Second definition is length is a breathless length. अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट।
लाइन जो होती है वो एक ब्रेथलेस लेंथ, अच्छा ब्रेथलेस लेंथ मतलब लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, हम उस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ होती है, लेंथ कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, बट लाइन इज ब्रेथलेस पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, पीस ऑफ ज्योमेट्री। लाइन को हम बिल्कुल भी ब्रेथ में मेजर नहीं कर सकते, उस लाइन इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री विच इज नोन एज अ ब्रेथलेस पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, जिसकी कोई ब्रेथ ही नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक लाइन है, अगर मैंने बोला ये ए और ये बी पॉइंट है, तो एक लाइन के जो दो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी नोन एज, लाइन का जो दो एंड होंगे ना दैट इज नोन एज पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी एक लाइन को अगर मैं ड्रॉ करती हूं तो उसके जो पॉइंट होंगे, जो एंड पॉइंट, जो एंड होंगे दोनों 1 और 2 दोनों आपके पॉइंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद दी पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स लाई करेंगे बच्चों। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ हाउ मेनी पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, सो यू विल बी हैविंग द आंसर नो, नो पॉइंट्स आर देयर। No, the answer will be multiple points are there. You can't count कि कितने number of points एक particular line पर present हैं, क्योंकि एक line पर there are n number of points present, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेट, फर्स्ट वन इज क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ क्लियर, फिफ्थ वन पर चलते हैं। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई कॉपी है, अभी तो यहाँ पर नहीं है कॉपी, आप पेपर देख लो। एक सरफेस की अगर मैं बात करूं तो एक सरफेस के पास एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। आगे बढ़ जाते हैं। द एजेस ऑफ अ सरफेसेस आर लाइंस, ठीक है, अगर मेरे पास एक सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल एक ये सरफेसेस है, तो इसकी ये जो एज है, दिस एज इज अ लाइन। मैं एक पेपर लेकर आती हूँ जिससे आपको बेटर समझाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। Okay, I am having this surface. Let's consider कि ये हमारे पास एक surface है, इसके पास कुछ स्पेसिफिक लेंथ है, इसके पास कुछ स्पेसिफिक ब्रेथ है। हमारा जो पॉइंट था ये the edges of a, ये वाला the surface is that is which has length and breadth, वो इससे प्रूव हो गया कि ये मेरे पास एक surface है और इस surface की कुछ स्पेसिफिक लेंथ है और कुछ स्पेसिफिक ब्रेथ है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज the edges of a surfaces are line। ये एक surface है, ये एक सरफेस है बच्चों, इसकी जो एजेस है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक लाइंस है, दीज आर मेड अप ऑफ लाइंस। तो किसी भी सरफेस की एजेस की हम बात करेंगे तो वो आपकी लाइन से मिलकर बनी है। नेक्स्ट इज अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। क्या कह रहा है, एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, उसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन को आराम से रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक सरफेस है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करती हूं तो दैट स्ट्रेट लाइन कैन बी हियर ओनली, उस स्ट्रेट लाइन को मैं इस पेपर पे लाई कर सकती हूँ वेरी इजिली। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ जाते हैं। The next one is Euclid's assumed certain properties which are actually obvious universal truth and divided them into two types. अब बात आ जाती है हमारे चैप्टर की जान की, that is axiom एंड पॉस्टुलेट। अब एक्सियम और पॉस्टुलेट दो अलग अलग चीजें और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यूक्लिड ने क्या किया, जो यूनिवर्सल ट्रुथ थे ना, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब आई कांट लिव विदाउट अ वाटर, आई कांट लिव विदाउट एयर, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑफ कोर्स आई कांट, राइट। सिमिलरली मैथ्स के कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो यूक्लिड्स ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए, एक तो बोला पॉस्टुलेट और दूसरा बोला एक्सियम्स। अब बात आती है कि अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उनको दो पार्ट्स में क्यों कैटेगराइज किया गया। यूनिवर्सल ट्रुथ है, लाइन से लिख देते जैसे डेफिनेशंस लिख दी। अब बात ये आती है बच्चों, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ जो है द अजम्पशन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, अगर हम सिर्फ ज्योमेट्री की बात करें तो कुछ अजम्पशन है जो स्पेसिफाइड है ज्योमेट्री के लिए, तो वो अजम्पशन को हम कहेंगे पोस्टुलेट्स। आई रिपीट, कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं यूक्लिड्स ने दिए जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड है ज्योमेट्री के लिए, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रुथ्स आर नोन एज पोस्टुलेट्स, उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, द अजम्पशन यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे अजम्पशन जो ऑल ओवर दी मैथमेटिक्स यूज्ड होते हो, जो स्पेसिफाई ना करे कि ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए बने हैं, उनको हम एक्सियम कहते हैं। जो ऑल ओवर दी मैथमेटिक्स किसी भी ब्रांच में आप यूज कर लो वो होते हैं एक्सियम, और जो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स और अजम्पशन होते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करेंगे, दोज आर नोन एज योर
पोस्टुलेट्स। चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। एक्सियम्स क्या है? एक्सियम्स आर द पॉइंट्स जो यूनिवर्सली ट्रू है और जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सियम में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला अजम्पशन उनका क्या कह रहा है, दीज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दैट इज इफ ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू बी। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए के मार्क्स आए 20, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ए के मार्क्स आए 20 और ए जो है वो बी के इक्वल है। ए के मार्क्स आए 20 और ए जो है वो बी के इक्वल है, और मैं बोल रही हूँ बी जो है वो सी के इक्वल है। ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है। अगर ए के मार्क्स 20 है तो बी के मार्क्स भी 20 हो जाएंगे, राइट और नॉट? अगर ए के मार्क्स 20 है तो बी के मार्क्स भी 20 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सी, मतलब सी के मार्क्स भी 20 हो जाएंगे, राइट और नॉट? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या ए और सी आपस में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, ए इज इक्वल टू सी। तो पहला एक्सियम तो ये था कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी सी के बराबर होगा। हमने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। बिल्कुल सही बात है। अगर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल चीज इक्वल में ऐड की जाती है, देन द होल्स आर इक्वल। फॉर एन एग्जांपल, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, सी जो है वो डी के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए में सी ऐड कर रही हूँ तो, और मैं बी में डी ऐड कर रही हूँ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इक्वल में इक्वल ऐड करूंगी, देन विल स्टेट दैट दी होल्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। बिल्कुल सेम चीज है। अगर इक्वल में इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर मैं इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, रिमाइंडर्स भी आपस में इक्वल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक राहुल को 20 मार्क्स मिले एग्जाम में और सोनू को भी 20 मार्क्स मिले, ठीक है। मैं 20 में से 20, मतलब मैं इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं राहुल के मार्क्स को सोनू के मार्क्स से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है, आंसर कितना आया, 0। तो होल्स आर आल्सो इक्वल बच्चों। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सही बात है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, एक ऐसी चीज जो वन अनदर से कोइंसाइड कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लाइन है मेरे पास, हमारे पास एक और लाइन है ए बी, एक लाइन है हमारी सी डी, ठीक है। उसी के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू। अब ये क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं, वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम यहाँ बोलेंगे सी डी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। सी डी जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू पी क्यू। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू स्टेट इट अप। समझ में आई कहानी? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगेन द नेक्स्ट वन इज द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक पिज्जा है जिसकी 4 स्लाइसेस है, एक स्लाइस मैंने बाहर निकाली, ठीक है। अब ये जो एक पार्ट है, अभी यहाँ पर क्या बचा, एक स्लाइस तो खा ली हमने। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है, अब ये एग्जाम क्या कह रहा है, होल इज ग्रेटर, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। गलत बात है क्या? ये तो बिल्कुल सही बात है। होल हमेशा बड़ा होगा एक पार्ट से। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम क्या है, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर कोई चीज किसी के डबल है, देन द थिंग्स विल बी इक्वल टू वन अनदर। मैं 20 का डबल कर दूं, दैट इज 40। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग है मेरे पास, एक ये 20 है, एक ये 20 है। ए के मार्क्स आए 20, बी के मार्क्स आए 20। मैंने ए के मार्क्स डबल कर दिए 40 आए, मैंने बी के मार्क्स भी डबल कर दिए 40 आए। क्या 40 इक्वल है 40 के? बिल्कुल है। तो वही चीज तो कह रहा है यहाँ पर कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर दो सेम चीज है और उसका मैं डबल कर रही हूँ, तो वो जो डबल की है चीजें दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, वो भी आपस में इक्वल होगी। समझ में आई कहानी? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ो। द थिंग्स आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूँ ए के 20 मार्क्स आए हैं, बी के भी 20 मार्क्स आए हैं, अगर मैं ए को हाफ कर दूं 10, बी को मैं हाफ कर दूं 10, क्या ए और बी के मार्क्स इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। सो दिस इज व्हाट द एक्सियम स्टेट दैट द थिंग्स आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मेरे पास कोई दो चीजें इक्वल है और उन दो इक्वल चीजों को मैं हाफ कर दूं
दूंगी तो जो हाफ वाली वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दैट प्रीवियस वैल्यू। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलिए ये तो एक्सियम्स हो गए बच्चों। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। एक्सियम्स क्या थे? एक्सियम्स थे जो यूक्लिड ने यूनिवर्सली अजम्पशन किया था कि ये यूनिवर्सली सच्चाई है, हर एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पर ये वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं पोस्टुलेट की बात करूं तो पोस्टुलेट वो अजम्पशंस थे विच वर ओनली फॉर द ज्योमेट्री, जो सिर्फ मैथ्स की एक ब्रांच के लिए वैलिड थे। लेकिन जो एक्सियम्स थे वो मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, अलजेब्रा हो, आपकी कैलकुलस हो, आपका ये ज्योमेट्री हो, कोई भी ब्रांच हो, उन सब के लिए यूनिवर्सली ट्रुथ थे। चलिए तो पहला पोस्टुलेट मानते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बिल्कुल बेसिक सा पोस्टुलेट है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, हम उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पोस्टुलेट क्लियर हो गया। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? गिवन एनी ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसको मैं कितना भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट आपको एक एक्सियम जो हमने पहले पढ़ा था कि लाइन क्या है? लाइन एक ब्रेथलेस पार्ट ऑफ ज्योमेट्री होती है। लाइन की आपके पास कोई भी ब्रेथ नहीं होती, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। हम एक लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अ लाइन इज अ पीस ऑफ ज्योमेट्री जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? A circle can be drawn with any center and any radius। बिल्कुल बेसिक सा पोस्टुलेट है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि कीपिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, कैन आई ड्रॉ अ सर्कल? यस ऑफ कोर्स आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया किसी भी रेडियस। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एक ये रेडियस है कुछ भी ए बी, मुझे इससे सर्कल ड्रॉ करना है, कैन आई ड्रॉ अ सर्कल? यस आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल की तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड एंगल ही होता है, दैट इज 90 डिग्री। अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाती हूँ, दिस इज 90 डिग्री, मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाती हूँ, लेकिन ये जो मेजर होगा इस राइट एंगल का दैट विल बी 90 ओनली। तो दुनिया में कोई भी राइट एंगल होगा दे विल बी इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट द पोस्टुलेट 5 जो कि मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, दैट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than the two right angles। सबसे पहले तो ये पोस्टुलेट कहने की क्या कोशिश कर रहा है? अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और हमारे पास कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल फॉल हो रही है, सेम साइड पर हमारे पास दो एंगल्स बनेंगे, दो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, हमारे एंगल्स बन गए। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये दो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है, मैं इन लाइंस को कितना भी आगे जाके एक्सटेंड करूंगी ये कहीं ना कहीं तो मीट करेगा। क्या मीट किया? आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना। अगर ये दो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है और अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस को मैं एक्सटेंड करूंगी तो कोई एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जहां पर ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट करेंगी। बट कब करेंगी? अगर ये दोनों एंगल्स राइट एंगल से छोटे होंगे। अगर इन दोनों एंगल्स का सम दो राइट एंगल्स के सम से लेसर होगा देन दीज टू लाइंस विल गोना मीट। बस ये फिफ्थ पोस्टुलेट है जो आपको ध्यान में रखना है। देयर वर 5 पोस्टुलेट्स गिवन बाय यूक्लिड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं और ये एक फिफ्थ पोस्टुलेट है जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है और एग्जाम में आता है। अब ये थ्योरम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स हो गए, पोस्टुलेट्स हो गए। थ्योरम्स आर समथिंग जिसकी वैल्यू जो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं। प्रूव्ड स्टेटमेंट्स आर नोन एज थ्योरम्स। यूक्लिड्स ने कितने थ्योरम दिए थे? 465 theorems in a logical chain using axioms, postulates and definition। ये आपका MCQ में आ सकता है कि how many theorems were given by Euclid। So 465 theorems were given by Euclid जिसमें उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए axiom और postulate दोनों का यूज किया था। axiom यूक्लिड ने बनाए थे, postulates यूक्लिड ने बनाए थे, लेकिन जो उन्होंने थ्योरम स्टेट्स करी थी उनको प्रूव करने के लिए भी उनको axiom और postulate का यूज करना पड़ा, उनकी हेल्प लेनी पड़ी। थ्योरम 1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन।
बिल्कुल बेसिक सी चीज है। 2 लाइन्स है मेरे पास, 2 लाइन के पास सिर्फ एक पॉइंट से अलावा कोई और पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। मैंने ये 2 लाइन बना दी। आप इन 2 लाइन को कैसे भी कट कर दो, कहीं भी लेकर चले जाओ, मुझे 2 कॉमन पॉइंट दे दो, क्या ला सकते हो? क्या ला सकते हो? ये 2 लाइंस है मेरे पास, मैं इसको एक्सटेंड करूंगी, ये कहीं पर जाके कट करेगी, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मुझे मिलेगा। तो एक तो ये थ्योरम थी कि अगर आपके पास 2 लाइंस हैं, उन 2 लाइंस को आप कितना भी आगे पीछे ले जाओ, एक्सटेंड कर दो, छोटा कर दो, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। हियर इज द कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट, वन ऑफ देम इज प्लेफेयर एक्सियम। वही सेम चीज है बच्चों जो अभी मैंने थ्योरम बताया। चलिए इसी के साथ कंक्लूजन पर आ जाते हैं। क्या कंक्लूजन दिया? बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक्सियम क्या थे? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर जगह काम करते हैं यूक्लिड के। और अगर मैं बात करूं पोस्टुलेट की, तो पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन व्हिच आर ओनली एंड ओनली यूज्ड इन द ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री में जो यूज होते हैं वो आपके पोस्टुलेट्स हो गए। थ्योरम्स आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जो यूक्लिड ने अपने पोस्टुलेट और अपने एक्सियम्स की हेल्प से प्रूव किए थे। ऑलराइट, यू विल गेट द एंटायर नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जाते जाते बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने रैंक प्लस का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, right under this video in the description box you will be finding a link over there. It is absolutely free of cost. You won't have to pay a single penny. jaldi se jaiye, do install the rank plus application. The premium courses are running absolutely free of cost, but kab tak mujhe nahi pata. So jao jaldi se enroll karo. The code is priyal100. The links you will be finding under the description. Priyal ma'am milenge aapko next class mein. Till then, do take care of yourself, stay safe, stay happy. See ya, bye.